बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसको देखा था और उसमें ख़ास तौर पे हमने कंपेयर किया था कि अगर हमारे पास सल्फ़र के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट होंगे तो उनके लिए हमारे पास प्यूरिफिकेशन के कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर होंगे, यानी कि सल्फ़र की जब हम बर्निंग करेंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगी तो फिर इस दौरान उसकी प्यूरिफिकेशन हमें कैसे करनी पड़ेगी, एलिमेंटल सल्फर से, आयरन पायराइड से या दूसरे सोर्सेज से। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो आपको 98 से 99% तक स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑफर करता है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है वो चैम्बर प्रोसेस है, या और इससे जो हमें एसिड मिलता है उसको हम चैम्बर एसिड का भी यूजुअली नाम देते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें चैम्बर प्रोसेस से मिलती है, बेसिकली इसका नाम लेड चैम्बर प्रोसेस है। हम इसको इन शॉर्ट चैम्बर प्रोसेस भी यहाँ पर कह रहे हैं। वो तकरीबन हमें 78%, 72 से 78% स्ट्रेंथ तक मिलती है। तो ये एक इन जनरल कंपैरिजन हो सकता है दोनों प्रोसेसेस के दरमियान कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वहाँ से हमें 98 से 99% स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, और एक्चुअली वहाँ पे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलियम बनता है तो उसको फिर हम डिजायर्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली डाइल्यूट कर सकते हैं और डिजायर्ड स्ट्रेंथ का एसिड हासिल कर सकते हैं। जबकि लेड चैम्बर प्रोसेस में जो हमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ अचीव हो सकती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो मैक्सिमम तकरीबन 75 से 78% तक है। 78 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो दोनों प्रोसेसेस के दरमियान एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें मिलता है उसकी स्ट्रेंथ का फर्क है। इसके अलावा भी दोनों प्रोसेसेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। वो जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे लेड चैम्बर प्रोसेस को तो वो क्लियर होते चले जाएंगे। बट एक एसिड की स्ट्रेंथ का फर्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कंसिडर करते हैं, और दूसरा ये कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसकी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस का डिफरेंस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है वो एक्सटेंसिवली प्योरीफाई करना पड़ता था, और उसके लिए हमें डस्ट चैम्बर्स जो है वो भी लगाने पड़ते थे जो डस्ट कलेक्टर करते थे, फिर इसको वॉश करते थे और बिल्कुल ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम यहाँ पे यूज कर रहे होते थे। इसी तरह यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज जो हम चैम्बर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेड लाइन जो चैम्बर्ड है, ये एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम ऑफर करते हैं 78% करते हैं। तो अगर आर्सेनिक मौजूद भी हो तो वो कैटलिस्ट की जो है वो पॉइजनिंग नहीं कर सकेगा। बेसिक डिफरेंस यही था कि वहां पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करते थे, जो कि प्लैटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। ये एक मेन फीचर था कि जिस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन हुई, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्जन हुई प्लैटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में। अगर आर्सेनिक के ऑक्साइड्स मौजूद होते थे तो वो पॉइजनिंग करते थे कैटलिस्ट की, जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड जो है वो मुतासिर हो सकती थी, क्योंकि कैटलिस्ट को दोबारा से रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता था या कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो जाती थी। यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं ये एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं और करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर इसी तरह ही कन्वर्ट कर लेते हैं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को फिर इवेंचुअली जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमारे पास यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सो लेड चैम्बर प्रोसेस, as you can see that we have here nitrogen oxides that are entering in this Glover tower. First is this the Glover tower here. क्योंकि एसिड हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इन कांटेक्ट यहाँ पे रहता है तो हम इन चैम्बर्स की और इन टावर्स की स्पेशल इनसाइड लाइनिंग की जाती है। यहाँ पे तो हमारे पास लेड लाइंड चैम्बर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूजुअली क्वार्ट्ज को यूज करते हैं, और पैकेजिंग इसकी अच्छी होती है ताकि इसकी जो है वो कोरोजन जो है वो कम से कम हो सके। दूसरा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हम यहाँ पे बर्नर से आ रही है। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो प्रोडक्शन है ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। एलिमेंटल सल्फर से भी हो सकती है, जो कि रिलेटिवली एक प्योरर फॉर्म है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हासिल करने का, और इसके साथ आयरन पायराइड से भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंटेड। उसी तरह फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली सल्फर डाइऑक्साइड गैस की हीट मिलेगी। सो वो जो एक्सटेंसिव प्योरिफिकेशन और जो ड्राइंग थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वो यहाँ पर अवॉइड की जा सकती है,
ताकि मिनिमल जो है कॉस्ट रहे प्रोसेस की। बट if it is too much dust with this sulfur dioxide gas, then definitely it needs some purification, और ये dried or somewhat purified gas जो है should enter in this blower tower। जो टेम्परेचर इनिशियली हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिस टेम्परेचर पे एंटर होती है वो तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर होता है। So you can imagine like this that we have a very high temperature of sulfur dioxide gas that is entering in this chamber here, ठीक है जी। और इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी ऐड होती है। प्रीवियसली मैंने बताया था कि वो 7 से 10% तक है, तो तकरीबन उसी तरह की रेशियो ही यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की और ऑक्सीजन की यहाँ पर मेंटेन की जाती है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखें तो तकरीबन 425 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो तकरीबन यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है, और 7 to 9% जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और 9 to 12% जो कि तकरीबन सिमिलर रेशियोज ही हैं ऑक्सीजन की, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती है इस ग्लोवर टावर के अंदर। अच्छा जी, ग्लोवर टावर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है जी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। लेड चैम्बर प्रोसेस जो है इनिशियली जो था ये 18th सेंचुरी में जो है वो डेवलप किया गया था, क्योंकि उससे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता था उसकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी, और इस प्रोसेस के तहत प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज की गई इनिशियल फेज में। और उस प्रोसेस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि वहाँ पे नाइट्रिक क्या कहते हैं ऑक्साइड्स जो है वो हासिल करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट को हम यूज करते थे। सो पोटाशियम नाइट्रेट को सल्फर के साथ जो है वो कंबस्ट करते थे, ठीक है जी। इसको हम सॉल्ट पीटर का भी नाम देते थे पोटाशियम नाइट्रेट को, जब हम सल्फर के साथ इसको कंबस्ट करते थे सॉल्ट पीटर को, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे पास पोटाशियम सल्फाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो मिलती थी। बाद में हम इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर लेते थे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस पे, और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती थी SO3। अगर आप देखें SO3 और वाटर को अगर हम लिखें इक्वेशन में तो फिर हमारे पास जो है ये H2SO4 बनती थी। लेकिन इस प्रोसेस का जो मेन डिसएडवांटेज ये था कि बहुत सारी एमिशन जो थी वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स की एनवायरनमेंट में जा रही होती थी। लेटर ऑन जो था गेल ऑसिक, ये इसके नाम पे टावर जो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने कराया गया, इसके फंक्शन की तरफ भी अभी आएंगे। इसने 19th सेंचुरी के अंदर प्रोसेस को थोड़ा सा रिवाइज किया, और उसने कहा जी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं और उनको दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ओवरऑल एक इक्वेशंस आपके साथ जो है वो शो करता हूँ इसके अंदर न्यू शेयर में। वन मोमेंट। अच्छा, लेड चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऐड ऑन हो रहे हैं, और जो इनका रिएक्शन है गैसियस फॉर्म के अंदर वो नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन है, और फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की एमिशन जो थी रिलेटिवली कम थी उस प्रोसेस से जो इनिशियली सबसे पहले डिजाइन किया गया था, ठीक है जी। तो समहाउ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये रिसाइकल हो रहा है, अगर आप देखें तो ये ऊपर वाले रिएक्शन में रीयूज हो रहा है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टॉक्सिक नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो समहाउ रीयूज होते चले जा रहे होते हैं। तो ये इस प्रोसेस की जो थी वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो पिछले वाले पहले जो लेड चैम्बर प्रोसेस था उससे डिस्टिंग्विश थी। तो गेल ऑसिक ने समहाउ से रिकवर किया था एक तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, और फिर इसी को एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। सो इसका एक फायदा ये हुआ कि जनाब इससे हमारे पास जो थी जो नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट था उस पर डिपेंडेंस कम होगी हमारी, वो एक रिलेटिवली एक्सपेंसिव सॉल्ट था, उसके ऊपर हमारी जो थी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी। और उसी तरह से जो नाइट्रोजन की मोनोऑक्साइड से या नाइट्रोजन ऑक्साइड से इनकी एमिशंस को भी हम ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स हैं इसकी एमिशन को भी जो था हमने रिड्यूस कर लिया था, ठीक है जी। प्रोसेस की तरफ वापस आते हैं और उसको देखते हैं प्रोसेस की तरफ वापस आके यहाँ पे।
ठीक है जी। वी हैव दिस ग्लोबल टावर है, ठीक है जी। ग्लोबल टावर के अंदर सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी, जो कि हमारे पास बर्नर से आ रही है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आ रहे हैं, NO और NO2 जो है वो दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। ग्लोबल टावर के यहाँ पर आने के जो है वो दो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस ग्लोबल टावर के। सबसे पहला काम तो ये कि वो जो चैम्बर एसिड्स हैं, ये जो लेड चैम्बर एसिड्स हैं, यहाँ से जो एसिड्स की स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है वो आप देख सकते हैं वो 50 बाम के करीब है, जो कि रिलेटिवली डाइल्यूट एसिड है। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन कुछ 62 to 68% है, यानी कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 62 से 68% तक जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये एक डाइल्यूट स्ट्रेंथ थी जो यहाँ से मिलती थी। लिहाजा अगर इसी आप एरो को देखें, इसी लाइन को देखें, जब हम इसको ग्लोबल टावर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो 50 बाम से बढ़कर 60 बाम हो जाती है। परसेंटेज के अंदर हम देखें तो 62 से 68% स्ट्रेंथ थी ये। सो ये स्ट्रेंथ 62 से 68% है, लेकिन जब ये ग्लोबल टावर से पास ऑन करता है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 72 से 78% तक हो जाती है। अच्छा, ये स्ट्रेंथ खातिर खा इसको जो है वो इसमें इजाफा है, और इसकी 2 या 3 वजूहात है। सबसे पहली वजूहात ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, और यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर लेड चैम्बर्स के अंदर तो हम वाटर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। वो वाटर जब इनके साथ इंट्रोड्यूस करता है तो इसके अंदर इस एसिड के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाटर की मौजूद होती है। तो हाई टेम्परेचर पे वो जो हमने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया 600 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्स टेम्परेचर हो सकता है। तो बेसिकली इस हाई टेम्परेचर पर जब कोई गैस एंटर होती है तो बहुत सारा वाटर यहाँ से इवेपोरेट किया जा सकता है, और इस इवेपोरेशन के नतीजे में एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। और जो 50 बाम था वो बढ़कर तकरीबन 60 बाम, या वो जो 60% था वो बढ़कर तकरीबन 70% तक एसिड हो जाता है। सो जो टावर एसिड है दैट इज जस्ट लाइक 62% एसिड जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। टावर एसिड इज ऑफन कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजर एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जो टावर एसिड से हमें एसिड मिलता है, जो चैम्बर एसिड से हमें मिलता है एसिड, वो यूजुअली 62% है। तो चैम्बर एसिड 62% का जो मिल रहा है ये डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। सो फर्टिलाइजर्स के अंदर भी जो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है वो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें वहां पर रिक्वायर होता है वो भी तकरीबन इसी स्ट्रेंथ का 62 से 68 या 65% है, ठीक है जी। तो इसकी जो है वो एक रिक्वायरमेंट जो है इस चैम्बर एसिड की वहां पर तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि जी हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं जो हमारे पास एसिड आ रहा है। दूसरा यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो यहाँ पर साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, इनकी हम स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रिपिंग कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की जो यहाँ पर साथ आ रहे हैं। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं ये बेसिकली तो कैटालिस्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। जब कन्वर्जन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि ये जो एसिड आ रहा है चैम्बर एसिड से जो एसिड आ रहा है, एक तो इसके अंदर पानी है, पानी कम करेंगे तो फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है जी। और वो पानी कैसे कम होगा, क्योंकि हॉट गैस जो एंटर होगी वो वाटर को वेपरेट कर देगी, एक बात होगी। दूसरी बात, जो एसिड आ रहा है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कैसे बनेगी, वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनेगी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो उसके लिए कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो पार्शियली यहाँ पे बन रही है वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व होकर उसी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है और उसको इंक्रीज कर रही है। सेकंड हमने एडवांटेज, जो थर्ड एडवांटेज इसका हमने डिस्कस किया जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि हम यहाँ पर स्ट्रिपिंग कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इस लिक्विड की इस गैस में से, ठीक है जी। तो एक तरह से ये डीनाइट्रेशन यहाँ पर हो रही है। अच्छा, जो मिक्सचर यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पर जा रही है, क्योंकि एक मेन तो यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, जो रेस्ट है वो यहाँ पर जा रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है जो चैम्बर्स के अंदर दाखिल हो रही है
इनके ऊपर हम वाटर जब स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर डिसॉल्व होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो यू कैन इमेजिन लाइक दिस कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कन्वर्जन सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है जी, कुछ पार्ट उसका यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा ग्लोबल टावर में, और रेस्ट जो है वो चैम्बर्स के अंदर जाएगा। चैम्बर्स क्या है? चैम्बर्स की तादाद यहाँ पर 3 है, लेकिन ये चैम्बर्स की तादाद 3 से बढ़कर 12 तक भी हो सकती है। चैम्बर्स का डिजाइन जो है वो एंटायरली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। और इनकी जो यूजुअल हाइट होती है वो तकरीबन 30 मीटर के करीब होती है, और इसके अलावा जो इनकी डायमीटर है वो तकरीबन जो है वो 8 मीटर के करीब इसका डायमीटर होता है। तो यहाँ पर स्प्रे किया जाता है वाटर, और इसके बॉटम्स के ऊपर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो कलेक्ट होता चला जाता है। तो वाटर स्प्रे करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर, एंड वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्रूड नहीं करता, ये डाइल्यूट होता है इन इन लेड से बने हुए इन चैम्बर्स को। ट्रंकेटेड शेप्स, कोन शेप्स जो है वो इनकी होती है इन चैम्बर्स की, और यहाँ से इनको सल्फ्यूरिक एसिड जो लो इंटेंसिटी का जो हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो ग्लोबल टावर से जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर था, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का मिक्सचर था, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, जिसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और स्टीम भी हो सकता है, ये सारी चीजें जो है ये लेड चैम्बर्स के अंदर हो जाती हैं। लेड चैम्बर्स को कहते हैं क्योंकि इनसाइड जो है वो इनके लेड लाइन किया जाता है, और वाटर के स्प्रे से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है, और इसको हम यहाँ पर कलेक्ट करते चले जा रहे हैं। So there are a series of reaction taking place in this chamber and in between these global acids. Few of them I have copied here, and I just want to share with you. First एक इसको हम share कर लें कि नाइट्रोजन, चूंकि वो जो ऑक्सीजन आ रही है ना साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड जो साथ इसके कंबाइन हो रहे हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं, एंड वी हैव मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2 जो कि हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर वाटर यहाँ पर इसके साथ समहाउ कलेक्ट हो रहा है तो नाइट्रस या सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, H2SO3, ये सारे मिक्सचर्स वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है जी, चैम्बर एसिड्स के अंदर। और at the end if we have some acidic environment here, तो again it's recovering back NO, ये NO दोबारा फिर से रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा फिर से यूज हो जाएगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये नाइट्रोसाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा होगा। ये जो कंपाउंड है ना NOSO3H, इसके साथ कंबाइन फॉर्म है, ये नाइट्रोसाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही होगी इस NO के साथ, ठीक है जी। सो इवेंचुअली इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ मिलकर, ये जो लास्ट रिएक्शन है, दिस लास्ट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस चैम्बर एसिड। सो आपके पास एक मिक्सचर सा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, डाइऑक्साइड्स भी हैं, सल्फर के डाइऑक्साइड्स भी हैं, सल्फर के ट्राइऑक्साइड गैस भी बन रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स की भी फॉर्मेशन हो रही है। सो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स, और इनमें से कुछ पार्ट जो हम रीयूज कर रहे हैं। So finally, if we could summarize these things, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं of course सारे के सारे तो रिकवर नहीं हो पाते, बट अगर हम थ्योरेटिकली इसको देखें तो ये नेट इक्वेशन हमारे पास बनती है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दैट्स converted into sulfur trioxide gas, and this sulfur trioxide gas is basically then combining with water and giving sulfuric acid. So ये सारी चीजें जो पार्ट थी ग्लोबल टावर से वो सारी चैम्बर एसिड्स में ट्रांसफर होगी, वहां से हम सल्फ्यूरिक एसिड को कलेक्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। ऑफ कोर्स वी आर कलेक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट द बॉटम, जिसकी स्ट्रेंथ मैंने अभी आपके साथ बताया कि कम है, तकरीबन 50 में 62% के करीब है, और उसको फिर हम यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं। सो ओवरऑल coming back to our this main flow sheet diagram, we are converting this dilute sulfuric acid into concentrated sulfuric acid, ठीक है जी। इन चैम्बर से ये गैसेस जब पास ऑन होती हैं और वाटर स्प्रे करते हैं तो बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। जो रेस्ट ऑफ द गैसेस हैं वो सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं इस टावर के अंदर, इसको हम कहते हैं गेल एसिड टावर, ठीक है जी।
और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने कलेक्ट किया हुआ था, ये देखें, ये जो कलेक्ट किया हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनाब जितनी भी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो अनरिकवर्ड हैं, जो इस प्रोसेस से रिकवर्ड नहीं हुई, जो इसमें डिजोल्व नहीं हुई सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, वो सारे यहाँ पर रिकवर्ड हो सके। ठीक है जी। इनको वॉश किया जाता है कूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है जी। और ये सल्फ्यूरिक एसिड वही है जो हमें ग्लोबल टावर से मिल रहा है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। बेसिकली इट्स ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा था ग्लोबल टावर में 72 से 78% तक, और उसको हम यहाँ पर गिलास्टिक टावर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अनरिएक्टेड सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है जी, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं एसिड्स के अंदर। ठीक है जी। और ये नाइट्रस विट्रोल बनाते हैं। नाइट्रस विट्रोल जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हैं, और ये दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है जी। ये दोबारा यहाँ पे नाइट्रस विट्रोल जो है वो ग्लोबल टावर के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। और जो इसके अलावा हमारे पास जो वेस्ट गैसेस हैं, वो वेस्ट गैसेस जो हैं वो यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर देती हैं, इनको एटमॉस्फेयर के अंदर चार्ज यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। जो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रेंथ बनती है एसिड की, यहाँ पे वो मैंने जैसे बताया वो 78% के करीब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ड्रॉन किया जाता है, जो मैक्सिमम या हाईएस्ट स्ट्रेंथ है यहाँ। डेफिनेटली नाइट्रोजन मुकम्मल तौर पे यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाएगी, उसके लॉसेस जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और उन लॉसेस को मीटअप करने के लिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, और ये जो नाइट्रस पेट्रोल जो बनता है, ये दोबारा हम यहाँ पे ले जाते हैं इसी ग्लोबल टावर के अंदर, और यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं और उनको हम वॉश आउट करते हैं, और इसी तरह प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ये जो यहाँ पर चैम्बर एसिड से जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ऑल्दो के मुकम्मल तौर पे तो वो प्योर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो रेजिस्टेंस होता है काफी हद तक लेड लाइन जो चैम्बर हैं, बट स्टिल अगर इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज आ रही होती हैं तो इस इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है, खासतौर पे वो इम्प्योरिटीज जो लेड सल्फेट की हैं, या अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस शुरू में मुकम्मल तौर पे प्योर नहीं थी, तो वो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स जो हैं वो यहाँ पे कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि जो चैम्बर एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, या डाइल्यूट जब होता है, तो इसमें से ऑटोमेटिकली जो लेड सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट होकर फिल्टर आउट हो जाता है। सो कंसंट्रेटेड के अंदर वो सॉल्युबल है लेड सल्फेट, और जो डाइल्यूट होता है चैम्बर एसिड जो डाइल्यूट हम करते हैं, उसमें जो लेड सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट होके आउट हो जाता है जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स को रिमूवल के लिए, कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड को यहाँ से पास ऑन करें। हाइड्रोजन सल्फाइड जब हम पास करते हैं इस चैम्बर एसिड में से, इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए चैम्बर एसिड में जब इसको पास करते हैं, तो आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड मिलके येलो कलर का जो है वो आर्सेनिक सल्फेट बना देती है, आर्सेनिक सल्फाइड एक्चुअली बना देती है, और इसकी ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि बनते हैं, और इसको बाद में फिल्टर करके मुकम्मल तौर पे यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है जी। और इस तरीके से हम जो चैम्बर एसिड है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाता है इसको हम सिंपली हीट करते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से रिमूव कर देता है, और हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। यानी कि अमोनियम सल्फेट जो है then it reacts with this one nitric oxides and other nitrogen dioxides, तो ये उनको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। अमोनियम सल्फेट reacting with NO and NO2 and it converts it into nitrogen gas and of course sulfuric acid। सो ओवरऑल प्रोसेस जो है उसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर मिलता है। सो मेजर एडवांटेज तो इसका यही है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कम स्ट्रेंथ का बन रहा है, बट लेकिन इसका एक प्रिंसिपल एडवांटेज भी ये है कि इसकी कॉस्ट रिलेटिवली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कम है, और आपको कम प्राइस के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है, ऑफ कोर्स विद लो स्ट्रेंथ। और ये जो एसिड है ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है, जो चैम्बर एसिड जिसकी मैंने बात की, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर। सो यू कैन
कंपेयर इट्स इम्पोर्टेंस कि जब आप फर्टिलाइजर्स के अंदर ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड लेके जाएं जिसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी मिनिमल हो, तो डेफिनेटली उससे बनने वाली जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी रिलेटिवली लोअर कॉस्ट की होगी। ठीक है जी। तो इस एतबार से चैम्बर एसिड या जो लेड चैम्बर प्रोसेस से बनाया जाने वाला एसिड है दैट हैज गुड वैल्यू इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और एंड इन अदर सेक्टर्स एज वेल है। खासतौर पे जो लेड बैटरीज हैं उनके अंदर बेसिक को हम इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स क्वाइट इजी कि हमें यहाँ पर सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्योरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, ड्राई नहीं करना पड़ता उसको एज सच, और उसको हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है वो चैम्बर्स या फिल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती कि हमें प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो ऑफ कोर्स ट्रेड ऑफ है, अगर आप इन दोनों प्रोसेसेस को कंपेयर करना चाहें तो दोनों में आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमें मिल रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन उसके लिए प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स भी सारे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे अगर एसिड की स्ट्रेंथ कम है तो स्पेशल कैटलिस्ट भी एसिड रिक्वायर नहीं है जो वहां पर था, और इतनी प्यूरिफिकेशन भी रिक्वायर नहीं है एसिड की। ठीक है जी। सो ये एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है प्रोसेस की। अगर आप देखना चाहें कि सल्फर इसके लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड है, ये उसकी अमाउंट्स हैं, वाटर कितनी रिक्वायर्ड है, और बाकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी। और ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी गैसेस या कौन कौन सी मिक्सचर चीजें बननी है, ये सारी डिटेल चीजें यहाँ पर इस प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में दी हुई। ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 7 to 9%। लेड चैम्बर प्रोसेस में जो लेड के जो बॉक्सेस हैं या जो चैम्बर्स हैं उनका डिजाइन और उनकी स्पेस यहाँ बता रहा है कि ये 6 से 12 क्यूबिक फीट स्पेस इनकी होती है और तादाद इनकी 3 से 12 तक हो सकती है। ठीक है जी। और जो अमाउंट सल्फर की हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हुई है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेड चैम्बर प्रोसेस, जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू। ठीक है जी। यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स और ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंटर हो रहे हैं। विट्रस ऑयल जो यहाँ से आ रहा है वो इनकी वॉशिंग का काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रही है वो इस एसिड की जो यहाँ से शामिल हो रही है, जो बेसिकली यहाँ पे चैम्बर एसिड से आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं। इनको दोबारा यहाँ से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, यहाँ पे जो कन्वर्जन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, और फिर उसके साथ वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉटम में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कलेक्ट होता है, स्ट्रेंथ उसकी कम है 62 to 68%, यहाँ पे 72 to 78% है। और फिर फाइनली यहाँ से हम कूल रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको वॉश करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, सल्फर के ऑक्साइड जितने भी हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ मिलकर नाइट्रस पेट्रोल बनाते हैं जो दोबारा फिर से यहाँ पे वॉशिंग का काम करते हैं, जबकि बाकी गैसेज जो है वो यहाँ से एमिट कर दी जाती हैं उनकी इमिशन। So that's it about this chamber process. We have already discussed some of its important applications, but if you still want to revisit its application, the main buyer of sulfuric acid is this detergent industry, which is using as this alkyl benzene sulfonates जितने भी वो सारे इन्हीं को यूज कर रहे हैं। जहाँ पे भी सल्फोनेशन होनी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा। नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए भी सोडियम नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए भी हम इसी को यूज कर सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है वो सारी की सारी जितने भी फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर है वो इनडायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड से फॉस्फोरिक एसिड और फिर उससे फॉस्फेट्स बनते हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो डायरेक्टली सल्फेट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं सल्फेट्स, वो सारे के सारे यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरीज एक और इसका एक बिग कंज्यूमर है जिसको हम यूज कर सकते हैं लेड एसिड बैटरीज के लिए। देयर आर मेनी अदर यूजर्स इन लाइक स्टील इंडस्ट्रीज, और स्टील इंडस्ट्री के अंदर हम जब यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो वहाँ पे इसके सरफेस पे ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे एसिड डाइजेशन प्रोसेसेस के अंदर इसको हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो एप्लीकेशंस दी हुई है कि 32% जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 39 3% है,
और बाकी स्टील पिकलिंग के लिए, आयरन के लिए, एंड मैनी अदर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पिगमेंट्स एंड other stuff like that. So that's it from the sulfuric acid. If you have any questions, any queries, any comments, any suggestions, so I would be happy to have that one, और मैं उसको आंसर करूंगा. और इस वीक लेक्चर थोड़ा लेट किया है क्योंकि हम अभी अज्यूम कर रहे थे कि शायद क्लासेस फेस टू फेस शुरू हो, तो मैं इसलिए इसको लेट अपलोड कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वेंसडे तक होपफुली हम जो है वो नेक्स्ट दूसरा एसेट जो है उसको शुरू कर लेंगे और फिर उसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे करना है. बट सो फार सल्फ्यूरिक एसिड इज डेवलप्ड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. थैंक यू सो मच.